हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी जीके मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए सबसे टॉप मोस्ट प्रश्न का संग्रह लेके आता हूं, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए रहते हैं और पूछने की भी संभावना होते हैं। और मैं एक प्रश्न को वर्णन करने के बाद आपको मैं कई सारे प्रश्नों का आंसर दे देता हूं। तो फ्रेंड्स, लेट नहीं करते हुए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न कहता है 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, जिसका उद्देश्य प्लूटो की यह प्रणाली पर आधारित डाटा एकत्र करना है। यहाँ पे एकत्र दो बार लिखा गया है दोस्तों, तो एकत्र करना है। आंसर है न्यू प्लैनेट्स, न्यू होराइजन्स, कैसिनी सोलस्टिस, यूरोपा। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी नंबर हो जाएगा आंसर, न्यू होराइजन्स। क्या ना आंसर हो जाएगा? न्यू होराइजन्स। तो फ्रेंड्स, इस पर कुछ इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करें। 14 जुलाई को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान न्यू होराइजन्स है, जिसका उद्देश्य प्लूटो की यह प्रणाली पर आधारित डाटा एकत्र करना है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि नासा कहाँ का अंतरिक्ष संगठन है। अगर पूछ लिया जाए नासा कहाँ का अंतरिक्ष संगठन है, तो आप कहेंगे अमेरिका। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नासा जो है अमेरिका का अंतरिक्ष संगठन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल से शुरू किया गया था? आंसर है 1975, 1973, 1978, 1982। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1973। क्या हो जाएगा आंसर? 1973 हो जाएगा। तो आइए इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करें। इम्पोर्टेंट बातों में क्या होगा कि भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए 1973 में क्या किया गया था? ये प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर स्थापित चलाया गया था। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का काफ़ी असातीय सफलता मिलता है। भारत के पास विश्व का सर्वाधिक बाघ है। अगर पूछा जाए कि विश्व का सर्वाधिक बाघ किसके पास है, तो आप कहेंगे भारत। क्या कहेंगे? भारत। ये भी याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है? अगर राज्य के नाम पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कर्नाटक। क्या कहेंगे? कर्नाटक कहेंगे। तो इतना आपको याद हो गया होगा। अगर वहीं कर्नाटक की बात किया जाए तो फ्रेंड्स, वहाँ पर 400 से अधिक जो है बाघों का संरक्षण जीव संरक्षण परियोजना चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है और इसको आप याद रखिएगा। जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आसाम, सिक्किम। तो आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एवं कश्मीर। भारत में जम्मू और कश्मीर का ऐसा राज्य की जगह है जहाँ पर केसर की खेती सबसे अधिक की जाती है। आपको याद हो गया होगा। आइए इससे संबंधित कुछ बातों की चर्चा करें। केसर का उपयोग शक्तिवर्धक दवा, मसाला आदि में होता है। किस में होता है? शक्तिवर्धक दवा, मसाला आदि में होता है। याद रखेंगे। चलिए कुछ और बातों की चर्चा करें। वहीं पर अगर बात ये पूछ लिया जाए कि नारियल सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो आप कहेंगे केरल में होता है। अर्थात अपना देश में सबसे अधिक नारियल कहाँ होता है? केरल में होता है। जबकि सबसे अधिक बड़ी इलायची कहाँ उत्पादन होता है? तो सिक्किम में होता है। इसको आप याद रखेंगे। तो याद हो गया होगा कि बड़ी इलायची का उत्पादन कहाँ? सिक्किम में होता है। वहीं सबसे छोटी इलायची के उत्पादन की बात करें तो केरल में। तो सबसे छोटी इलायची का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। तो आपको याद हो गया होगा कि नारियल का
और छोटी इलायची का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है, जबकि बड़ी इलायची का उत्पादन सिक्किम में होता है। तो आपने देखा कितने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को याद करवाया मैंने। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा के सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, और अगला जो इसमें ऑप्शन है वह है 30 वर्ष यदि वह लोकसभा के सदस्य है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। 25 वर्ष होगा यदि वह लोकसभा का सदस्य है। आपको याद हो गया होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु व्यक्ति का उम्र होना चाहिए 25 वर्ष, ये आप याद रखेंगे। साथ ही उसे लोकसभा के सदस्य भी रहना है। अगर लोकसभा के सदस्य नहीं है तो भारत के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्थात इस प्रश्न में 25 वर्ष और लोकसभा के सदस्य होना अनिवार्य होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न, आप इसको अच्छा से याद रखेंगे। कर्नल रेजिनाल्ड डायर, माइकल ओ डायर, एच आस्क्विथ, विंस्टन चर्चिल। तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने ये आदेश दिया था हत्याकांड में। चलो आइए उससे संबंधित कुछ बातों की चर्चा करें। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जनरल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था, ये हो गया होगा याद। और ये घटना कब घटी थी? तो ये घटी थी 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 याद रखेंगे। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी जालियांवाला बाग। चलिए इससे इम्पोर्टेंट और कुछ बातों की चर्चा करें। इस हत्याकांड के हत्यारा को उधम सिंह 1940 ईस्वी में लंदन जाकर गोली टाउन हॉल में मारा। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। यह घटना जो घटी थी तो उधम सिंह जो है 1940 ईस्वी में लंदन में जाकर के उस हत्यारा को गोली मारा। कहाँ मारा? टाउन हॉल में मारा। कहाँ मारा? टाउन हॉल में मारा। और इससे संबंधित कुछ बातों की चर्चा करें। हंटर समिति निर्दोष साबित किया, केवल 379 व्यक्ति को मारे जाने की पुष्टि किया। अर्थात उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो समिति गठित किया गया था उस समिति का नाम था हंटर समिति, और वो हंटर समिति जो है व्यक्ति को केवल 379 व्यक्ति के मतलब निर्दोष का पुष्टि किया था। जबकि और कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा करें। मालवीय समिति के अनुसार 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए। मालवीय समिति के अनुसार कितने व्यक्ति मारे गए थे? 1000 से अधिक। और हंटर समिति के अनुसार कितने आदमी को निर्दोष किया गया था? 379। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातों की याद रखना है। काला कानून को दूसरा नाम जो है रॉलेट एक्ट होता है। क्या नाम होता है? काला कानून का नाम दूसरा रॉलेट एक्ट होता है। के विरोध में अमृतसर में सभा किया गया। इस सभा का तत्कालीन कारण सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को कैद करना था। अर्थात सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो कैद कर रखा था, इसमें किस कानून के तहत कर रखा था? काला कानून, जिसको रॉलेट एक्ट के भी नाम से जाना जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा करें। गांधी जी ने कैसर ए हिंद की रविन्द्रनाथ टैगोर के नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। अर्थात गांधी जी ने कैसर ए हिंद की रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड्स की उपाधि क्या कर दिया? उसने लौटा दिया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, बज एल्ड्रिन,
जॉन ग्लेन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यूरी गागरिन। क्या होगा आंसर? यूरी गागरिन होगा। आइए इससे संबंधित कुछ बातों की चर्चा करें। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव यूरी गागरिन थे। यूरी गागरिन कहाँ के वासी थे? तो आप कहेंगे रूस के अंतरिक्ष यात्री थे। कहाँ के थे? रूस के अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में प्रथम प्रक्षेपण यान रूस द्वारा ही छोड़ा गया था। आप ये भी याद रखेंगे, अंतरिक्ष में जो प्रथम प्रक्षेपण यान था वो किसके द्वारा छोड़ा गया था? रूस के द्वारा छोड़ा गया था। ये कब? तो 4 अक्टूबर, याद रखिएगा, 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। और इसको क्या नाम था? उस छोड़ने वाले अंतरिक्ष यान को क्या नाम था? स्पुतनिक। क्या नाम था? स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 छोड़ा गया था। आपको याद हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहता है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पी.डी. मारी, वेंकट सुब्बा और पिंगली वेंकैया। तो आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा आंसर? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित कुछ बातों की चर्चा करें। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगान प्रथम बार 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। ये आप याद रखेंगे, ये बीपीएससी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय गान जो है प्रथम बार कब गाया गया? तो 1911 ईस्वी में गाया गया। कहाँ गाया गया? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया। भारत का राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। वहीं जब राष्ट्रगीत की बात कर दिया जाए तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। और कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा करें कि राष्ट्रगीत सर्वप्रथम 1986 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। और कुछ बातों की चर्चा करें तो राष्ट्रगान गाने का जो समय होता है फ्रेंड्स वो 52 सेकेंड होता है। आप याद रखेंगे कि राष्ट्रगान जो है कितने सेकंड के लिए होता है? 52 सेकंड में ही ख़त्म करना होता है। तो कितने बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखें कि राष्ट्रगान जो है 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया और राष्ट्रगान का रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। वहीं राष्ट्रगान गाने का समय 52 सेकेंड। और दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न कि राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1996 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। आपको याद हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता? यहाँ प्रश्न लिखा गया दोस्तों, ये प्रजनन होगा, आप याद रखिएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता। मूंगा, हाइड्रा, स्पंज, एनिलिडो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एनिलिडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनिलिडो हो जाएगा। तो आपने देखा कि निम्नलिखित जीवों में कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता? तो आप कहेंगे एनिलिडो। आइए इससे संबंधित कुछ बातों की चर्चा करें। एनिलिडो जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, ये आपको याद हो गया होगा। एनिलिडो का प्रजनन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। किससे होता है? काइटिन के बने सीटी के द्वारा होता है। इस संघ के प्राणी के उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है। उत्सर्जन कहाँ से होता है? वृक्क द्वारा होता है। केचुआ, जोंक, नेरिस आदि इस संघ के जीव है। तो आपको याद हो गया होगा एनिलिडो में इस संघ में कौन कौन जीव आया? केचुआ, जोंक, नेरिस आदि इस संघ के जीव है। केचुआ में कितने होते हैं? 4 जोड़ी हृदय होता है। कितने जोड़ी हृदय होता है केचुआ में? 4 जोड़ी हृदय होता है, याद रखिएगा। स्पंज पोरीफेरा संघ के प्राणी है। स्पंज किस संघ के प्राणी है? तो पोरीफेरा संघ के है। वहीं मूंगा, हाइड्रा, स्लेंट्रेट्रा कुल के प्राणी है। मूंगा और हाइड्रा जो है स्लेंट्रेट्रा कुल के प्राणी हैं। तो आपको कई सारे प्रश्नों को याद हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? पशुओं की मौत, कनौट, उच्च रक्तचाप, ओजोन क्षय। आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन क्षय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ओजोन क्षय हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो ओजोन क्षय हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित कुछ बातों की चर्चा करें। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव ओजोन परत पर नहीं है। ओजोन परत नहीं है। ध्वनि प्रदूषण का जो प्रभाव है वह ओजोन परत नहीं है, याद रखिएगा। और ध्वनि प्रदूषण का कारण मनुष्य में मानसिक संतुलन खो देता है। जो ध्वनि प्रदूषण हो जाती है अधिक तो मनुष्य क्या करता है? अपना मानसिक संतुलन खो देता है और निद्रा में कमी हो जाती है। निद्रा अर्थात नींद में भी कमी होती है। इतना ही नहीं, आत्महत्या भी कर सकता है। क्या होगा? आत्महत्या भी कर सकता है। और वही ओजोन क्षय का मुख्य कारण अगर पूछ लिया जाए तो ओजोन जो है क्षय का मुख्य कारण जो है क्या होता है? CO2 है। कहने का तात्पर्य यह है कि ओजोन क्षय जो होगा वो ध्वनि प्रदूषण से नहीं होगा, वो CO2 से होगा। तो आपको याद हो गया होगा कई सारे प्रश्नों का आंसर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहता है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप देख लीजिए। कहता है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। आंसर क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? तो आप कहेंगे बाबर के द्वारा किया गया था। चलिए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा कर लें। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा किया गया, याद रखिएगा। बाबर का जन्म मध्य एशिया के फरगान राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य एशिया के फरगान राज्य में हुआ था। और इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करें, 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की उम्र में शासक बने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा डेट। तो 1494 ईस्वी में वह 11 साल के थे, 11 वर्ष के थे। उसी टाइम में क्या बन गए? शासक बन गए। और नेक्स्ट बातों की चर्चा करें तो 1504 ईस्वी में काबुल को जीतकर अस्थायी जीवन को शुरुआत किया। और काबुल विजय कब पाया इसने? 1504 ईस्वी में। और वह अपना स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा करें तो ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी याद रखेंगे। ये जो है 21 अप्रैल 15 से 26 ईस्वी को पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। किसको पराजित किया इसने? तो इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया इसने, अर्थात इसको हरा दिया इसने, है ना। और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। वहीं और इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करें तो तुजुके ए बाबरी तुर्क भाषा में लिखे। क्या लिखे? तुजुके, टू लिख देता हूँ फ्रेंड्स, तुजुके ए बाबरी किस भाषा में लिखे? तो तुर्क भाषा में लिखे। ये भी आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स आपने देखा कि आपके लिए मैं कितने टॉप प्रश्न संग्रह लेकर आया और वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमारा अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो का, कमेंट्स ज़रूर करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आता हूँ। हमारा इस चैनल का मकसद होता है कि आपको पढ़े हुए चीज़ को याद करा देना। अगर पढ़े हैं तो याद करा देना, अर्थात उसको रिवाइज में ला देना। अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको याद कर लें, क्योंकि वो टॉप प्रश्न होता है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोरिंग कर सकें। यही हमारी शुभकामना होती है इस चैनल के द्वारा। और सभी भाइयों से अनुरोध है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे अगला वीडियो में अगला प्रॉब्लम के साथ। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।